तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है यूनिट एंड मेज़रमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। ठीक है, ये जो मेज़रमेंट है इसकी नीड हमें क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, मेजरमेंट की नीड क्यों है हमें। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है एक एग्जैक्ट साइंस है। किस चीज़ की? फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना भाई। नेचर में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या है? फिजिक्स है। कोई नेचुरल फिनोमिना अगर हो रहा है तो उसके पीछे फिजिक्स है। जैसे आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो तो देख पाना भी तो फिजिक्स ही है ना, है ना। सन का दिखना या सन, ये क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, अर्थ का जो है रोटेशन करना और रिवॉल्यूशन करना अराउंड द, मतलब अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन करना अराउंड द सन, ये भी क्या है? ये इसमें भी फिजिक्स है। किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करना फिजिक्स है ना। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, ये नेचुरल फिनोमिना आपके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इनको हम जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उन फिजिकल क्वांटिटी में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। उन रिलेशनशिप के बेस पे ही हम इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप के बेस पे, तो वो रिलेशनशिप जो है, उस रिलेशनशिप की एग्जैक्टनेस क्या है या फिर उसकी एक्यूरेसी क्या है ना भाई। कोई तो एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, कोई तो उसकी एग्जैक्टनेस होगी ना। तो किसी भी नेचुरल फिनोमिना का जो रिलेशनशिप है, मतलब बहुत सारी अलग अलग टर्म्स होंगी, उन टर्म्स का हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे F इज इक्वल टू एम ए है ना, फोर्स। तो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के साथ, फोर्स का एक रिलेशन है ना भाई, यही तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फोर्स क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इस फोर्स की अगर हमने मास लिया या एक्सेलरेशन लिया, तो इससे जो हमें फोर्स मिला, फॉर एग्जांपल, उसकी क्या एग्जैक्टनेस है या क्या उसकी एक्यूरेसी है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? मेज़रमेंट पढ़ते हैं। अब ये मेज़रमेंट कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आप किसी अगर इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट ले रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। दूसरा, आपकी जो टेक्निक है, किस टेक्निक से आप मेज़रमेंट ले रहे हो, उस टेक्निक पे भी डिपेंड करता है ना। मेज़रमेंट की एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिया जिसमें 1 सेंटीमीटर के बाद आप उसमें 1.1 सेंटीमीटर भी नोट कर सकते हो, या 1.2 सेंटीमीटर का ही मेज़रमेंट ले सकते हो, है ना। तो उसमें आप 1.01 का तो नहीं ले पाओगे ना। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल स्केल ही होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं। तो स्केल में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 ऐसे होते हैं, और बीच में मिलीमीटर भी होते हैं। तो हम 1.1 तो ले सकते हैं मेज़रमेंट, है ना, सेंटीमीटर, या 1.2 सेंटीमीटर तो ले सकते हैं उससे, लेकिन हम 1.01 नहीं ले सकते, 1.02 नहीं ले सकते। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे इस इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है ना। दूसरा, टेक्निक। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे रिव्यू वगैरह देखते होगे फ़ोन के, तो कुछ लोग हाथ में मोबाइल ऐसे लेते हैं और बोलते हैं ये आसपास अराउंड जो है 170 ग्राम या इतने ग्राम का होगा। तो वो अपनी टेक्निक यूज़ कर रहा है ना। तो अब अराउंड बोल रहा है 170 ग्राम, तो कभी कभी वो 160 ग्राम का ही निकलता है, कभी कभी 150 ग्राम का होता है, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है, 180 190 तक पहुंच जाता है। तो उसकी टेक्निक पे भी डिपेंड कर रहा है ना, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें नीड है मेज़रमेंट की। अब मेज़रमेंट जो है
मेज़रमेंट के बारे में कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे एक अच्छा हाँ, एक चीज़ और पहले समझ लो। अब जैसे मेजरमेंट की प्रिसीशन है, अब मान लो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट की एक्यूरेसी या उसकी एग्जैक्टनेस की वजह से ही तो हम ये बता पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो 10⁻³ kg होता है, या फिर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो मास होता है वो 10⁻55 kg होता है। वेट नहीं, मास। बात समझे? तो ये क्या है, ये एक्यूरेसी तो है, ये इलेक्ट्रॉन का इतना इतना इतने के आसपास होता है और यूनिवर्स का इतने के आसपास होता है। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं? ये हम अपनी एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस की वजह से ही तो बता पा रहे हैं। हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट या कोई टेक्निक यूज़ करी होगी, उसकी वजह से ही तो हम बता पा रहे हैं कि साहब इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का या इतना मास होता है यूनिवर्स का, है ना। तो मिनिमम हम इतना मास आज तक पता कर पाए हैं और मैक्सिमम इतना मास पता कर पाए हैं अपनी फिजिक्स की जो है हेल्प से, है ना। तो अब समझ में आया मेज़रमेंट की हमें नीड क्यों है। अब मेज़रमेंट की नीड के रिगार्डिंग कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे एक साइंटिस्ट हैं विलियम एस फ्रैंकलिन। इन्होंने एक कोटेशन बोला था और उस कोट में उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी इंसान, ठीक है, अगर वो मान लो फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में उसको मेज़रमेंट और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है उसको पढ़ना, ठीक है। एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लॉर्ड कैल्विन, ठीक है। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्होंने 19th सेंचुरी के आसपास एक बात कही थी, मतलब 19th सेंचुरी में ये एक बात कही थी कि जैसे आपने कोई चीज़ कही, ठीक, और अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बात समझो, जैसे आपने कोई चीज़ बताई और आप उसको अगर नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तब ये माना जा सकता है कि आप उसके बारे में जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो और आप उसको नंबर में जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में या तो अच्छे से जानते नहीं हो, या अगर जानते भी हो तो वो आपका जो नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ये कहा था किन्होंने, लॉर्ड केल्विन ने, ठीक है। तो अब आप समझो कि मेज़रमेंट और मेज़रमेंट या एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस का कितना रोल है फिजिक्स में, ठीक है भाई। छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती हैं, मान लीजिए हमें कोई चीज़ अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालनी है, तो 11.2 है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए। तो 11.2 ये किसी ने तो बताया होगा ना, किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा ना। तो मेजरमेंट कितना ज़रूरी है, अगर इससे थोड़ा कम रह जाएगा तो नहीं जा पाएंगे, समझे बात को, है ना। एक मूवी आई थी प्लैनेट ऑफ द एप्स, पुरानी वाली, उस मूवी में यही कॉन्सेप्ट दिखाया था। कुछ साइंटिस्ट थे, वो स्पेस से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन स्पेस से बाहर जाने के टाइम पे जब वो अर्थ की जो ग्रेविटी वाला जो एरिया है, जितना एरिया अर्थ की ग्रेविटी वाला है उसको छोड़ना था, तो छोड़ते टाइम पे उनकी शायद वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कम रही थी, तो वो किसी और प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं या किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, उनकी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मेज़रमेंट है, इसकी नीड हमें क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए इसकी वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द क्वांटिटीज विच कैन बी measured by an instrument and which describe the law of physical world, ठीक है। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है,
और मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जो किसी फिजिकल वर्ल्ड के किसी लॉ को डिस्क्राइब करे, वो फिजिकल क्वांटिटी है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantity। तो दोनों ही सेम है। हाँ, ये थोड़ी इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा लग रहा है, बात वही है, और ये थोड़ी सी अपने लैंग्वेज में है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आई। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स हैं। तो मेनली फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो टाइप आता है वो आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड नंबर पे आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम पहले नंबर पर पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में लिखने को आएगा तो आप लिखोगे दोज फिजिकल quantities which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities are called फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझे? मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इन्हीं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनको बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, या फिर इनको हम 7 फंडामेंटल भी बोलते हैं। क्या? 7 फंडामेंटल क्या है? सबसे पहले समझो। देखिए, पहली फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, वैसे तो इनका ऑर्डर जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन
जिस ऑर्डर में ये आई हैं आप उन्हीं ऑर्डर में लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ऑर्डर आप कुछ लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो लेंथ। लेंथ एक इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड नंबर पे आ जाओ मास। मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड नंबर पे टाइम। फिर फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चलिए पूरा लिख देता हूँ। टेम्परेचर के बाद में फिफ्थ नंबर पे आ जाओ तो आप लिख सकते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस लुमिनियस, ल्यूमिनस नहीं लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, सिक्स नंबर पे आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिक करंट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ आना चाहिए था, इलेक्ट्रिक करंट। और सेवेंथ और लास्ट नंबर पे आप लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई, बेस क्वांटिटीज़ या 7 फंडामेंटल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें आपकी लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। अब आती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसा कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ लिया है कि ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिखोगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which are based on other physical quantities are called derived physical quantities। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल समझ लो, जैसे बात करें फोर्स की, तो फोर्स जो है वो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को ड्राइव करने से पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी तो वेलोसिटी ही ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, टाइम हो गया। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो आपका क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। अब जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी और टाइम पर। अच्छा, जो वेलोसिटी है वो भी दो चीज़ों पर डिपेंड है, किस पर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। तो जो वेलोसिटी है वो भी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस क्वांटिटी की यूज से हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब आ जाओ फोर्स पर, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपका जो मास है वो तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जो आपका केजी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब फोर्स को बनाने के लिए हमें एक तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जरूरत पड़ी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी जरूरत पड़ी। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड है, मास और एक्सेलरेशन पे। बात समझ में आई? तो ये हुआ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की नहीं हुआ, है ना। देखो, वेलोसिटी मैंने बता दिया, एक्सेलरेशन भी बता दिया और फोर्स भी बता दिया। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, ड्राइव मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको ड्राइव करने के लिए या फिर जिनका ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़े, वो क्वांटिटी कैसी होती हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमें प्रोसेस मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो उस क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड अमाउंट से, समझे। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी with a standard amount of physical quantity of the same kind। आगे लाइन लिख दो, ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो मेजरिंग प्रोसेस में मैंने लिखवाया है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट की डेफिनेशन में समझ लेना, ये मेजरिंग प्रोसेस है, मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं। हाँ, ये यूनिट है, क्या, ये वाला स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं यूनिट। अब यूनिट जो बनती है, ठीक है, उसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और दूसरा उसका यूनिट पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लेंथ, मैंने लिख दिया 5 मीटर। तो ये 5 क्या है, ये 5 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है या इसका मैग्नीट्यूड है, और ये मीटर क्या है, ये इसका यूनिट है। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की जो मेज़रमेंट है, अगर आप उसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is equal to numerical value of the physical quantity into unit of the physical quantity ठीक है। इसको हम PQ लिख देते हैं शॉर्ट में। बात समझ में आई। तो यानी कि उसका एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए और हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए। जैसे फोर्स, मान लो मैंने लिख दिया फोर्स 5 न्यूटन, तो या 15 न्यूटन, तो 15 क्या है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है, इसकी क्या है, यूनिट है। तो फॉलो कर रहा है रूल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। Q मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, और U मतलब यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा Q इज इक्वल टू N इंटू यू। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ U इज इक्वल टू Q अपॉन N, तो कोई दिक्कत नहीं है, N को नीचे ले आए। अब अगर मैं इस इक्वल के साइन को इस साइन में कन्वर्ट करूँ, जो कि प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँ और Q को मैं एक कांस्टेंट मान लूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन N। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली proportional to the numerical value of that physical quantity। अब ये क्या बताया आपने, ये क्यों बता रहे हो सर, क्या मतलब है, बात को समझो। मान लीजिए मैंने कोई लेंथ लिखी जो 5 मीटर लिखी, मैंने लिख दी। अब आप इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे,
500 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान दो, मीटर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर से बड़ी है। अगर यूनिट को आप इंक्रीज करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखो, अगर यूनिट को आप डिक्रीज करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करेगी, बैलेंस बना रहेगा। अगर आप 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर लिखेंगे तो गलत नहीं है। यहाँ पर आपका यूनिट बड़ा था तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा था, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर आपका यूनिट छोटा था तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया। बात वही है, दोनों बैलेंस रहे कि नहीं रहे। तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N1, U1 इज इक्वल टू N2, U2। अब जितने में इसको चेंज करते चले जाओ, अब आप इसको मीटर से सेंटीमीटर में गए, सेंटीमीटर से आप जो है मिलीमीटर में चले जाइए, देख लो। अब इसका यूनिट और छोटा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ा हो गया। तो यही तो मतलब है, यूनिट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बना, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये फार्मूला याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने के लिए ये फार्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट क्या है, तो लिखते हैं फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट का जो डेफिनेशन है वो मेजरमेंट से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो लिखेंगे द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity is called physical quantity of same kind, लिखो of same kind is called the unit is called unit of that फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड अमाउंट वो बोल रहा है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट कैसे, जैसे लेंथ है, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट हैं, सेंटीमीटर है, फीट है ना, मीटर है, किलोमीटर है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट चाहिए। स्टैंडर्ड अमाउंट मतलब जो हर इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। जैसे अगर हम यूनिट सिस्टम की बात करें तो कहीं कहीं पे हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, कहीं कहीं पे मीटर में। मीटर जो है वो आपका स्टैंडर्ड अमाउंट है, ठीक है। तो ज़्यादातर मीटर में ही मेज़र करते हैं। कपड़ा भी आप लेने जाओगे तो मीटर के हिसाब से मिलेगा, वायर लेने जाओगे तो वो भी मीटर के हिसाब से दुकान वाला देता है, वो सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं देता, वो मीटर के हिसाब से देता है। कपड़ा भी मीटर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और जो रोड हमारी होती है वो मीटर के हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन करते क्या हैं, जैसे ही 1000 मीटर कंप्लीट होते हैं तो उसको किलोमीटर का नाम दे दिया कि साहब ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मीटर है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। अब यूनिट जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। कोई भी अगर फिजिकल यूनिट है, अगर आप उसको यूनिट ले रहे हो तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है, हमने इस यूनिट को कैसे बनाया है, क्यों हम इसको ले रहे हैं। जैसे अगर मैं मास की बात करूं तो मास आपका क्या है, मास आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम
क्यों ले रहे हैं, मास को हम केजी में ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो एक आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, ठीक है, एक ब्यूरो है। इस ब्यूरो में एक सिलेंड्रिकल शेप में प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है ये, ठीक है, ये वहाँ रखा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो हाइट और इसका जो डायमीटर है वो सेम है। इस अमाउंट का जो मास है उसी मास को इन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया है। क्या ले लिया है, केजी। तो ये 1 किलोग्राम का है। तो ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। हम क्यों ले रहे हैं, जैसे मीटर की बात करें तो मीटर को हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए लेते हैं, वो इसलिए वेल डिफाइंड है। जैसे लाइट है, लाइट की जो रे है वो एक टाइम के 1/299,792,458 मतलब कि 1 इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं, वही 1 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, ठीक है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। भाई कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए ना, ज़्यादा छोटी होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बड़ी होगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी हमारी जो भी यूनिट है वो यूनिट कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यही है ना, ये कन्वीनियंस है, मतलब 1 kg का है तो 1 kg तो इतना बड़ा होगा, कन्वीनियंस है, ठीक है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा है। थर्ड नंबर पे है इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। जो भी यूनिट होती है फिजिकल यूनिट वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। आज भी जो है सेकंड में है टाइम, 10 साल बाद भी सेकंड में ही होगा, 20 साल बाद भी सेकंड में ही होगा। भाई जब इन यूनिट्स को बनाया गया होगा तो यूनिट तो बहुत पहले की है ना, मतलब कि जो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो 1960 में शायद 1960 में या 1970 में इनको एक्सेप्ट करा गया। तो सोचो कितनी पुरानी है, और तब भी यही थी, आज भी यही है, टाइम के साथ साथ ये चेंज नहीं हो रही हैं। और एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। फिफ्थ है ये ईजिली एसेसिएबल होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कहीं ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ मेजरमेंट की यूनिट चेंज हो गई, कहीं कम प्रेशर है तो वहाँ मेजरमेंट की यूनिट चेंज हो गई, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कभी नहीं चेंज हो सकती। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मून पे जाओ तो मास कम हो जाता, मतलब वेट कम हो जाता है ना। तो वेट जो है वो जी की वजह से चेंज होता है, जी चेंज होता है इसीलिए वेट चेंज होता है, क्योंकि W = m/g होता है। मास तो नहीं चेंज हो रहा ना, मास नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, जी की वजह से चेंज हो रहा है। और जी भी क्या है, जी आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर/सेकंड स्क्वायर में। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो रही है, यूनिट नहीं चेंज हो रहा है। ध्यान रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू के चेंज होने की वजह से, जैसे यहाँ पर जी है 9.8 तो मून पर 9.8 / 6 हो जाएगा, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, यूनिट नहीं चेंज हुआ है। मीटर/सेकंड स्क्वायर तो मीटर/सेकंड स्क्वायर वहाँ भी था और यहाँ भी मीटर/सेकंड स्क्वायर रहा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, उसका यूनिट नहीं चेंज हो रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में भी कई सारे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में मैंने जो है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें CGS, इसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। ये आपका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो आपका फ्रांस का है। इसका जो मतलब कि बनाया है ये फ्रांस ने, ये फ्रांस इसका सेटअप करने वाला इसका फ्रांस है, ठीक है। तो पता ही है सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का है, ग्राम जो है वो मास का है और सेकंड जो है वो टाइम का है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं FPS। F इसमें है फुट, P है इसमें पाउंड और S जो है वो सेकंड का है।
ठीक है, ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये ब्रिटिश ने दिया है। इसमें फुट जो है वो लेंथ का है, पाउंड जो है वो मास का है, और सेकंड जो है वो किसका है, टाइम का है। थर्ड नंबर पे आ जाओ तो आपको मिलेगा MKS। एम में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। ये भी आपका फ्रांस ने दिया है। ठीक है, इसमें मीटर जो है वो लेंथ का है, किलोग्राम जो है वो मास का है, और सेकंड जो है वो टाइम का है, ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे कोई CGS यूज़ कर रहा है, कोई फ्रांस वाले CGS यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश वाले FPS यूज़ कर रहे हैं, फिर फ्रांस वाले बाद में MKS यूज़ करने लगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि हम सब सेम यूज़ करें, जैसे हमारे यहाँ आपने 9th में भी 10th में भी पढ़ा होगा, तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट ही पढ़ा होगा, है ना, SI यूनिट। तो सबसे बाद में बात करते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट कब आया? 1960 में, वही जो मैं आपको बता रहा था, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इनकी 1960 में शायद 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो 11th कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम SI यूनिट को जो है वो कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसी को मानेंगे। इसको वैसे तो बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, लेकिन फ्रांस में अगर इसको बोलोगे तो फ्रांस में इसको बोलोगे सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट्स। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मुझे अंग्रेजी नहीं लिखनी है उसकी। ठीक है, तो SI यूनिट जो है वो MKS यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट का ही एक क्या है, मतलब मॉडर्नाइज वर्जन है उसका। ठीक है, MKS का। तो अब जो यूज़ होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होता है, ये हर जगह यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर मीटर कह रहे हो इंडिया में, और आप किसी और कंट्री में जाके मीटर कहोगे, तो वो चाहे आप हिंदी में ही बात करना उससे, लेकिन जैसे ही आपने 5 मीटर बोलोगे या मीटर बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये लेंथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन सा वाला? ये वाला। ये 1960 में को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता ही है, अभी मैं बता चुका हूँ। लेंथ, दूसरे नंबर पे मास, तीसरे नंबर पे टाइम, फोर्थ पे टेम्परेचर, फिफ्थ पे इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स पे लुमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट होती है कौन सी? SI यूनिट, वो मीटर होती है। मास की kg होती है। टाइम की मीटर, ये किलोग्राम। हम यूनिट लिख रहे हैं ना, यूनिट का सिंबल नहीं लिख रहे हैं ना। ये सेकंड होती है। टेम्परेचर की केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। ठीक है, इसकी होती है कैंडिला, और मोल इसकी होती है मोल। अब इनके जो सिंबल हैं वो लिख लीजिए। इसका M है, इसका kg है, इसका S है, इसका K है, इसका A है, इसका CD है, और इसका मोल है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये उनकी यूनिट है और ये उनका सिंबल है। ठीक है, बात समझ में आई?
इसके अलावा दो आपकी क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें एक है आपकी एंगल, एंगल भी कौन सा, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जैसे ये है, ठीक है। तो प्लेन एंगल जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका सिंबल होता है RAD। अब ये बनता कैसे है साहब, ठीक है, ये भी बताएंगे। दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, ठीक है, और इसका सिंबल होता है शायद SR, ठीक है। अब ये बनता कैसे है वो समझ लो। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, इस सर्किल की ये रेडियस है, जितनी लेंथ इस रेडियस की है अगर उतनी ही लेंथ का हम एक आर्क ले लें, और ये आर्क हमारे सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा, जितना एंगल ये बनाएगा, मान लीजिए थीटा एंगल बनाया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को हम L और R, ये हमारा क्या है, यहां से हमारा बनता है थीटा। बात समझ में आई। जितनी ये है उसी को हम घुमा लें अगर थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग, तो इतनी ये ले लें, है ना भाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास यही वायर है, ठीक है। अब इस वायर को मैंने ऐसे ले लिया, ये वायर है मेरे पास, और इस वायर को मैंने इतना वायर ले लिया, इतना ही तो है। अब इसको मैं क्या करूं, ऐसे यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ बना लूं, तो ये एक एंगल सबटेंड करेगा इसके ऊपर। यही जो एंगल है इसी को बोल रहे हैं क्या, रेडियन। ऐसे ही अब अगर बात करें स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन क्या है, जैसे मान लीजिए हमने स्पेयर लिया है ना, स्पेयर तो आप इमेजिन कर ही पा रहे हो, एक बॉल ले ली, ठीक है। उस स्पेयर को लिया, अब उस स्पेयर की कोई ना कोई रेडियस होगी, इसी रेडियस को उठाया और हमने एक बनाया स्क्वायर इसी रेडियस को साइड ली, और साइड लेके हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब इसको इसके सामने रखा, मान लो यहाँ रख लिया ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, इसके सेंटर पर ये एक एंगल सबटेंड करेगा, ये 3D में बनेगा ये एंगल। तो यही जो इसने एंगल सबटेंड किया है, इसी एंगल को बोलते हैं स्टेरेडियन, जिसको हम SR लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। अच्छा, स्टेरेडियन को हम ओमेगा से शो करते हैं, जैसे ओम को हम ओमेगा से करते थे, ओम को हम क्या लिखते थे, ओमेगा लिखते थे। ऐसी स्टेरेडियन को भी हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेरेडियन है। जैसे आपका ये आर्क अपॉन लेंथ होता है, मतलब सॉरी आर्क अपॉन रेडियस होता है, ऐसी स्टेरेडियन इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मतलब इसकी रेडियस और इसका जो सरफेस एरिया है, इसके सरफेस एरिया पर हमने वो रख लिया है, तो इसका जो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का जो स्क्वायर होता है, उससे हमें मिलता है क्या, स्टेरेडियन, ठीक है। अब इसके बाद में आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे पावर्स होती है ना, जैसे अभी समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये जो पावर है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना है। कैसे, बात को समझना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 की पावर 1 लिख ली, यहाँ पर 10 की पावर 2 लिख ली, यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख ली। इतना तो आपको लिखना है 3 तक। उसके बाद आप कूद जाइए, कितना कूदना है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से 18। जितनी आपने प्लस में पावर ली है उतनी आप माइनस में ले लीजिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और -7 मैं कहाँ पहुँच गया भाई, 10⁻⁻6, 10⁻, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ और लिखता चला जा रहा हूँ। -6, -9, -12, -15 और -18, ठीक है।
इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं। अब आपने छोटे रहे होंगे तो आपने एक यूनिट सिस्टम का चार्ट पढ़ा होगा जिसमें लेंथ का पढ़ाते थे, मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर, है ना? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ध्यान से समझना, इस मिलीमीटर को भी यहाँ पर ही लिख लो, हटाओ। देखो किलो, हमें पता है किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको मैं 10³ लिख लूँ, लिख लिया। अब ऊपर जाओगे तो एक पावर कम होगी, तो हेक्टो में क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। डेका में क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। मीटर को 1 लिख लो। अब ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 और मिलीमीटर में 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10⁻1। 10⁻1 क्या होगा, डेका। क्या होगा, डेका। 10⁻2 क्या होगा, हेक्टो। 10⁻3 क्या होगा, किलो। अब किलो के बाद 10⁻6, तो 10⁻6 है। अब आप समझिएगा, हम मोबाइल जब लेते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, कितनी मेमोरी है। पहले जो मेमोरी आती थी, पहले जो फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो आती थी बाइट में। पहले बिट में आई, बिट के बाद फिर बाइट आया, बाइट उससे थोड़ा बड़ा होता था। फिर उसके बाद क्या आया, किलोबाइट, है ना? किलोबाइट के बाद आया मेगाबाइट, तो इसको क्या लिखेंगे, मेगा। ठीक है, मेगा के बाद क्या आया, गीगाबाइट, तो इसको क्या लिखेंगे, गीगा। गीगा के बाद क्या आया, टेराबाइट यानी कि टीबी, तो इसको क्या लिखेंगे, टेरा। इतनी चीज समझ में आ गई? 15 वाले को लिखेंगे पेटा और इसके आगे वाले को लिखेंगे एक्सा। तो अभी तक पेटा तक तो मैंने भी देखा है। ठीक है, ना समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ यहां पर, -1 वाले को लिखेंगे डेसी, इसके ऊपर वाले को लिखेंगे सेंटी और इसके ऊपर वाले को लिखेंगे मिली। मिली के बाद आता है माइक्रो। क्या आता है, माइक्रो। कहते हैं ना माइक्रोचिप है, माइक्रोमीटर है। तो जो माइक्रोमीटर होता है वो 10⁻⁻6 में होता है। उसके बाद आता है 9, तो 9 से नैनो। अब हम मोबाइल लेते तो देखते हैं 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है ना? देखते हैं ना? या 4 नैनोमीटर का है। 4 नैनोमीटर का अच्छा प्रोसेसर में है, 7 नैनोमीटर का थोड़ा उससे बेकार है, 10 नैनोमीटर का उससे भी बेकार है। जैसे इंटेल वाले देते हैं, इंटेल वाले बहुत मोटा प्रोसेसर देते हैं और राइजन वाले बहुत पतला प्रोसेसर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 12, तो 12 को आप लिखेंगे पीको। 15 को आप लिखेंगे फैमटो और इसको आप लिखेंगे 18 को आप लिखेंगे अट्टो। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनको आप लिख लो, आप पॉज करके लिख लिया करो जो भी आपको लिखना हुआ करे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि अगर बात करी जाए 1, पहले सीधा सीधा लिखो, 1 मेगा ओम। ठीक है, तो 1 मेगा ओम को हम कैसे लिखेंगे, 1 m ऐसे। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसको ओम में कन्वर्ट करो, तो मेगा मतलब क्या बताया था, 10⁻6 ओम। ठीक है, जैसे मैं आगे लिखूं 1 किलोमीटर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं km। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻3 मीटर। समझ गए? जैसे कि मैं लिखूं 1 डेकाग्राम, तो इसको मैं 1 DAG। देखो डेका को हम DA लिखते हैं, ये ध्यान रखना, और डेसी को हम DE लिखते हैं। डेका को हम DA लिखते हैं, डेसी को हम DE लिखते हैं। ठीक है, तो याद ना रहे तो ध्यान रखो। जैसे है डेका,
तो इसमें डी है और ए है, तो इसको लिखेंगे डी ए। और डे सी, तो डे सी में तो आपको दिख ही रहा है डी ई होता है, ठीक है। जिसमें ए आ रहा है उसमें हम क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। तो अब मैंने डेका का क्या बताया था, डेका को आपको बताया था 10⁻1, तो इसको हम लिखेंगे 10 ग्राम। 1 डेका ग्राम में 10 ग्राम होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसको मैं तुमसे मीटर में कन्वर्ट करा रहा हूँ, तो मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, 10⁻², बताया था मीटर में, ठीक है। मतलब जिसको भी हम चेंज करेंगे, जैसे हम जितने भी ग्राम वाले हैं उनको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी मीटर वाले हैं उनको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब जैसे अगला है, अगर मैं एक और देख लूँ तो 1 मिली एम्पियर, तो मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर हो गया। ये तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, 10th में, सॉरी। 1 माइक्रोवोल्ट, अब जो माइक्रोवोल्ट होता है उसको हम माइक्रोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आई। तो माइक्रो मैंने क्या बताया था, 10⁻⁻6 वोल्ट। अब एक चीज और ध्यान रखो, इस माइक्रोन का एक सिंबल होता है जिसको हम बनाते हैं म्यू, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है माइक्रोवोल्ट, है ना, या फिर 1 माइक्रोमीटर। तो अगर वोल्ट में है तो 10⁻⁻6 वोल्ट, अगर मीटर में है तो 10⁻⁻6 मीटर, ध्यान रहेगा, ठीक है। ऐसी नैनो सेकंड, तो नैनो सेकंड का क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ सेकंड, सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पिको फैरेड, तो पिको फैरेड को क्या लिखोगे, 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक है। पिको का एक सिंबल होता है इसको पी बोलते हैं, तो इसको 1 पिको फैरेड ऐसे लिखा होगा, तो इसको लिख देना 10⁻⁻12 फैरेड। बात समझ में आ गई। ये आपको पता होनी चाहिए, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो 7 तो हमें वहीं से मिल जाएंगे जो हम पहले पढ़ते थे, बाकी बचे 10⁻6 वाला, तो वो मैंने आपको बता दिया है, एक मेगा, एक गीगा, एक टेरा, उसके बाद में पेटा और एक्सा। इधर माइनस में माइक्रोन मतलब माइक्रो, नैनो, फेम्टो, माइक्रो, नैनो, पीटो, फेम्टो और अट्टो, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन भी पूछ लेगा ना, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब आपकी एनसीईआरटी के बुक में तो कन्वर्जन इतना कठिन है नहीं, लेकिन जो और बुक्स हैं, ठीक है, जैसे एसएल अरोड़ा हो गई, उनमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा दिखाए हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत सारे टॉपिक हटा भी दिए हैं, जैसे उसमें एक पारसेक है, पारसेक का टॉपिक है जो डिस्टेंस का है, वो हटा दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये याद रखने हैं। जैसे इसमें एक चीज़ और याद कर लो, आंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या है, आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का यूनिट है जिससे ज़्यादातर वेवलेंथ मेजर करी जाती है। तो अगर मैं 1 आंगस्ट्रॉम की बात करूं तो 1 आंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे ना 10⁻⁻9 के बाद हम 10⁻12 पे आ गए थे सीधे, तो यहाँ पर 10⁻10 जो होता है उसको हम आंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। बाकी नैनो, माइक्रोन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जैसे लाइट ईयर है, लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस का यूनिट है। जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का यूनिट है। कैसे डिस्टेंस का यूनिट है, जैसे हमारी जो लाइट है वो पर सेकंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कवर करती है ना, इतने मीटर तो कवर करती है। तो
ये पर सेकंड कवर कर रही है। लाइट ईयर का मतलब है 1 ईयर में लाइट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो 1 ईयर, तो सबसे पहले तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर को कह सकते 365, ठीक है, इंटू 12 इंटू 20, मतलब कि इतने डेज है ना, 12 नहीं करेंगे सॉरी, इतने डेज, फिर हर डेज में इतने आवर्स, फिर हर आवर में इतने मिनट, और फिर इतने हर मिनट में इतने सेकंड, ठीक है। ये तो आपका हो गया 1 ईयर। भाई 1 ईयर को सेकंड में चेंज कर लिया। सेकंड में चेंज करने के बाद में लाइट जो है वो हर सेकंड इतना चली, तो 3 × 10⁸ का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी करनी है तो जैसे बोलते भी हैं कि 365 1/4 डेज होते हैं, तो आप यहाँ पर 365 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 × 10⁸ ले लीजिए। यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। क्यों मीटर में मिलेगा? यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, कट हो जाएगा तो मीटर बचेगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 लाइट ईयर। अब देख लो इतना बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है भाई। हर सेकंड वो 3 × 10⁸ मीटर चलती है, तो 1 ईयर में कितनी चली? इतनी चली। तो आप समझ लो कितना बड़ा यूनिट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे डिस्टेंस का एक और यूनिट है 1 AU, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? जैसे ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इस अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती कितनी है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमारा जो अर्थ है वो सन से इसकी इतनी डिस्टेंस है, यही आपकी क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब क्या करता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लाइट ईयर पूछ लेगा, है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर होते हैं, है ना, या फिर 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। तो जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था, जैसे ये तो आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अभी मैंने बताया था 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितना बताया था? 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब देखो दोनों में मीटर जो है वो कॉमन है। अगर हमें AU से लाइट ईयर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मीटर हटाना पड़ेगा, मीटर की जगह लाइट ईयर को बैठाना पड़ेगा। यहाँ से मीटर कैसे हटेगा? हमें चाहिए क्या? AU तो हमें चाहिए, तो इसको तो हम यहीं लिखा रहने देंगे। हमें इसमें चेंज करना है। इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इस मीटर को हटाएंगे यहाँ से कैसे भी। तो मीटर हटाने के लिए हमें क्या बिठाना है? यहाँ पर लाइट ईयर बिठाना है। तो करेंगे क्या? यहाँ से ये जो है लाइट ईयर जो लिखा हुआ है, इसमें हम लेंगे मीटर को यहीं रहने देंगे। तो ये जब, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.467 इंटू 10⁻11 इंटू 1 मीटर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 मीटर को मैंने यहीं रहने दिया और इसको मैं उठा के लाइट ईयर के नीचे ले आया, तो क्या हो गया? ये 1 लाइट LY हो गया। अब ये 1 मीटर की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी तो 1 मीटर है भाई। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, इसको मैं 1 मीटर लिख लूँ, तो देखो ये 1 मीटर की तो वैल्यू है। इस 1 मीटर की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 1 LY डिवाइडेड बाई 9.467 इंटू 10⁻11। दोनों 11 तो नहीं होंगे ये,
ये 15 होगा, आई एम सॉरी, तो ये 15 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 होगा, अब इससे इसको डिवाइड कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो AU का लाइट ईयर में कन्वर्जन होके आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन्स भी जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए हमने मेजरमेंट और यूनिट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप जो है मेहनत करिए, पढ़िए।